हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है खान सर के पॉकेट जी के बुक के रिवीजन वाले सेशन में। साथियों, आप लोग की जानकारी के मुताबिक मैं बतला दूं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये खान सर के जो ये पॉकेट जी के बुक आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। टोटल 540 पेज है इस बुक में। सभी पेज को हम लोग लाइन बाय लाइन रिवीजन करने वाले हैं। यदि आप लोग भी रिवीजन करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर इस बुक को कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा, वो भी आप लोग को 1.5 से 2 महीना में इस बुक को कंप्लीट रिवीजन करा दिया जाएगा सभी सब्जेक्ट का। तो मैं आप लोग को बतला दूं, अभी जो हम लोग देखने वाले हैं ये इस बुक का हिस्ट्री पार्ट का हम लोग जो है प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी रिवीजन करने वाले हैं। तो आप लोग को ज्ञात होगा कि हम लोग ऑलरेडी जो है इसका 3-4 सेशन देख चुके हैं। तो आज के सेशन जो रहने वाला है, जो हम लोग पहले के सेशन देख चुके हैं उसमें जो क्वेश्चन देख चुके हैं, उसके बाद का पार्ट जो है आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले इस बुक का थोड़ा बहुत आप लोगों को जानकारी दे दूं कि ये बुक जो है ऑल एग्जाम के लिए परफेक्ट है। आप लोग चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, आप लोग बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग उत्तर प्रदेश एसआई, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल या किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जहां पर जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस एग्जाम के लिए ये जो बुक है ये रामबाण साबित होने वाला है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि 1275 वाला जो बिहार दरोगा का वैकेंसी आया था, उसमें इस बुक से जो है 75 से 80 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट टू डायरेक्ट देखने को मिला था। उसी समय से इस बुक का इतना ज्यादा डिमांड चल रहा है। आप सभी लोग जान रहे हैं इस बुक का खासियत क्या है। तो ये बुक जो है आप लोग को मैं बता दूं, ये सबसे बेस्ट बुक है। आज तक जितने भी बुक आप लोग पढ़े होंगे, सबसे बेस्ट जो कोई बुक है तो ये पॉकेट जी के बुक है। तो इससे ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं। आपको भी जानकारी है इस बुक के बारे में, तभी जो है आप लोग इस सेशन को देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को ज्ञात होगा कि हम लोग कहाँ तक इस बुक को पढ़ चुके हैं, आप लोग जल्दी से बतलाइएगा। हम अभी जो है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। तो प्राचीन इतिहास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे पीछे के सेशन में, आप सभी लोग जल्दी से बतलाइएगा। तो आप लोग कहिएगा सिंधु घाटी सभ्यता तक जो है हम लोग ऑलरेडी जो है देख चुके हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जितना भी क्वेश्चन बनता है, मैं आप लोग को रिवीजन के तौर पर सभी पॉइंट रिवीजन करा दिया हूं। तो सभी पॉइंट को आप लोग को काम है याद रखना है, तो आप लोग याद जरूर रखिएगा। जितना मैं रिवीजन करा रहा हूँ सभी को याद रख लेते हैं, तो यकीन मानिए आप लोग चाहे किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, जीएस को तो आप लोग जो है ये फाड़ कर रख दीजिएगा। तो आज के सेशन में हम लोग को क्या पढ़ना है, 4 नंबर का टॉपिक है इसका, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता से जितना भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा आज के सेशन में, वो पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो वैदिक सभ्यता हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं रिवीजन जो कराता हूँ पीसी के माध्यम से आप लोग को कराता हूँ। तो आप लोग को पूरा ध्यान जो है पीसी के ऊपर रखना है, यानी आप लोग अपने मोबाइल को फुल स्क्रीन में कर लीजिए और ध्यान से सभी पॉइंट को समझते चलिएगा। तो चलिए आप लोग ध्यान से समझिए सभी बात को। तो चलिए हम लोग 4 नंबर पर वैदिक सभ्यता स्टार्ट करते हैं। तो वैदिक सभ्यता का आप लोग कार्यकाल याद रखिएगा, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के समय को हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे पढ़िएगा। लिखा गया है, सिंधु सभ्यता के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उसके बाद हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है, इसीलिए इस काल को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है, वैदिक काल का 2 भागों में विभाजन किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से वो भाग है। तो पहला जो हो जाएगा ये ऋग वैदिक काल, जिसका आप लोग टाइम याद रखिएगा 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। और दूसरे नंबर पे याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, यानी 1500 से 600 ईसा पूर्व तक आप लोग याद रखिएगा कौन सा। तो ये वैदिक काल हो जाएगा। और वैदिक काल में भी 2 काल याद रखिएगा, एक ऋग वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक काल। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पहला जो है वैदिक काल पढ़ते हैं, यानी ऋग वैदिक काल पढ़ते हैं। तो ऋग वैदिक काल का आप सभी लोग टाइम याद रखिएगा। पहला नंबर तो यही आप लोग को याद रखना है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद अगला पॉइंट याद रखिएगा, आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के पहले का है। उसके बाद अगला पॉइंट है, आर्य आरंभ में सप्त सैंधव में बस गए थे, यानी सर्वप्रथम पंजाब व अफगानिस्तान में बसे थे। अगला पॉइंट है, यहाँ पर मैक्सवेलर ने आर्यों का निवास मध्य एशिया यानी बैक्टीरिया बताया है। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि आर्यों का निवास मध्य एशिया किसने बतलाया था, तो आप लोग बतलाइएगा मैक्समुलर ने बतलाए थे। अगला पॉइंट है, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी कुलीन होता है। तो श्रेष्ठ यानी कुलीन होता है, आर्य शब्द का अर्थ होता है। अगला पॉइंट है, इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। वैदिक सभ्यता इसीलिए इसे कभी कभी आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, इसीलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी।
आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण का था, कृषि उनका गौण धंधा था। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आर्यों की भाषा मूलतः संस्कृत थी। तो ये भी पॉइंट आप लोगों से डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेता है कि आर्यों का भाषा मूलतः क्या थी, तो आप लोग बताइएगा संस्कृत थी। आर्यों का इतिहास मुख्यतः हमें वेदों से ज्ञात होता है। तो आर्यों का इतिहास हम लोग वेदों के द्वारा प्राप्त करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। तो जो सिंधु नदी थी ये आर्यों के लिए क्या थी, तो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, तथा सबसे पवित्र जो नदी थी वो सरस्वती थी। तो सिंधु जो नदी थी आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी, और सबसे पवित्र नदी आर्यों के लिए कहेगा तो आप लोग बताइएगा सरस्वती नदी थी। अगला पॉइंट है ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को जो है नदीतमा कहा गया है। तो आप लोग ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो सरस्वती को क्या कहा गया है, तो नदीतमा कहा गया है। अगला पॉइंट है ऋग्वेदिक काल का समाज जो है कबीले के रूप में संगठित था। तो ऋग्वेदिक काल का समाज जो है कबीले के रूप में क्या था, संगठित था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख है। तो अफगानिस्तान का जो नदियाँ है उसका भी उल्लेख कहाँ है, तो ऋग्वेद में है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में एक जो है पर्वतमाला मुजवंत का उल्लेख भी मिलता है। तो ऋग्वेद में एक पर्वतमाला है जिसका नाम मुजवंत है, यानी हिमालय का भी उल्लेख वहाँ पर मिलता है। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख एक बार मिलता है एवं यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। तो ये आप लोगों से पूछ लेता है कि ऋग्वेद में जो है गंगा एवं सरयू नदी का उल्लेख कितने बार किया गया है, कितने बार देखने को मिलता है, तो आप लोग कहिएगा 1 बार। वहीं पर यमुना नदी का पूछ लेगा तो आप लोग कहिएगा 3 बार इसका उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। इतना पॉइंट आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। तो प्राचीन नाम हम लोग नदी के प्राचीन नाम और आधुनिक यानी वर्तमान नाम हम लोग देखेंगे। तो इधर प्राचीन नाम लिखा हुआ है और इधर जो है वर्तमान यानी आधुनिक नाम इसका लिखा हुआ है। तो बिपाशा किसका नाम था, तो आप लोग कहिएगा व्यास नदी को प्राचीन में बिपाशा के नाम से जाना जाता था। झेलम को किस नाम से, तो बितस्ता के नाम से। सतलज को सतोदरी के नाम से जाना जाता था। वहीं पर रावी नदी का हम लोग बात कर लेते हैं तो परुष्णी या इरावती के नाम से जाना जाता था प्राचीन में। चिनाब नदी को जो है प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था, तो अस्किनी के नाम से जाना जाता था। वहीं पर स्वात नदी का हम लोग बात कर लेते हैं तो इसको सुवास्तु या सुवास्तु के नाम से जाना जाता था। जो है सिंधु जो नदी है सिंध जो नदी है प्राचीन में सिंधु के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो सिंध के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुरम नदी को देखिएगा तो कुरुम्भ के नाम से जाना जाता था और गंडक नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता था, तो सरस्वती या दृश्यवती के नाम से भी जाना जाता था। काबुल नदी को कुंभा के नाम से जाना जाता था प्राचीन में, और गोमल नदी को गोमती या फूलहर के नाम से जाना जाता था। तो ये प्राचीन नाम भी याद रखिएगा नदियों का। तो इतना नदी के नाम जो है आप लोगों को प्राचीन इसका नाम याद रख लेना है, क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन सेट करता है यहाँ से। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा प्रीत सत्तात्मक परिवार आर्यों के जो है कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता था वो मात्र सत्तात्मक था, और यहाँ पर देखिएगा ये जो है ये पितृ सत्तात्मक परिवार है, यानी आर्यों का जो है ये पितृ सत्तात्मक परिवार था। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से उन्हें पंचजन्य कहा गया है। ये अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस और यदु, ये 5 नाम आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है ग्राम, विश्व और जन में उच्चतर की इकाई है। ग्राम, विश्व और जन में उच्चतर इकाई है। ये ग्राम संभवतः कई परिवारों के समूह को कहते थे। तो ये ग्राम जो है किसको कहते थे, तो कई परिवारों के समूह को ये ग्राम कहते थे। ग्रामीणी ग्राम का मुखिया होता था। तो ये पॉइंट भी आप लोगों से पूछ लेता था। तो ग्राम किसको कहते थे, तो परिवार के बहुत सारे परिवार के समूह को क्या कहते थे, परिवारों के समूह को ग्राम कहते थे। बहुत सारे परिवार नहीं, परिवारों के समूह को ग्राम कहते थे। और ग्रामीणी किसको कहते थे, तो परिवार के जो मुखिया था यानी ग्राम के जो मुखिया था उसको ग्रामीणी कहा जाता था। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अगला पॉइंट है विष। विष कई गांवों का समूह, इसका प्रधान जो है विषपति कहलाता था। तो विष किसको कहा जाता था? तो कई गांवों के समूह को विष कहा जाता था, और इसका जो है प्रधान कौन होता था? तो विषपति होता था। अगला पॉइंट है जन अनेक विश्व का समूह, उसके अधिपति को जनपति यानी राजा कहा जाता था। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया था। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्र शब्द जो है यहीं से आया था, एक बार इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था, राजा को गोप कहा जाता था। तो राजा को उस समय क्या कहा जाता था? तो गोप कहा जाता था। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में सेनानी यानी सेनापति, पुरोहित, शासकीय पदाधिकारी थे जो राजा के सहायता के लिए थे। तो जितना मैं पॉइंट बतला रहा हूँ सभी पॉइंट को आप लोग को महत्वपूर्ण जानकर याद रखना है, क्योंकि सभी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण ही है इस बुक में। चलिए अगला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे जिन्हें रत्नी कहा जाता था, जिसमें सूत रथकार और कमीर पदाधिकारी थे। कमीर या कमार लिखा गया है, कमार पदाधिकारी थे। अगला पॉइंट है पूरब या पुरूप दुर्गपति होता था जो सैनिक कार्य करता था, और स्पर्श गुप्तचार होते थे। अगला पॉइंट है वाजपति। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी व कुलप परिवार का मुखिया होता था। तो वाजपति कौन होता था? तो गोचर भूमि का अधिकारी व कुलप परिवार का मुखिया होता था। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। ये जो दूत है ये समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर राजा के पास जाता था। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते थे? तो दूत के नाम से जानते थे। अगला पॉइंट है विदत। विदत कौन था? तो सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी जो धन का बंटवारा करती थी। और सभा किसको कहा जाता था? तो वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह था। इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। तो सभा का ऋग्वेद में कितने बार उल्लेख है? तो आप लोग कहिएगा 8 बार। उसके बाद अगला नाम आता है समिति। यह प्रतिनिधियों के समूह का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके सभापति को ईशान कहा जाता था। तो इसके सभापति को क्या कहा जाता था? तो ईशान कहा जाता था। अगला पॉइंट है वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनाक कहा जाता था। तो वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनाक के नाम से जाना जाता था। ये पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है अधिकतर जो है लड़ाइयाँ यानी युद्ध जानवरों, गाय व घोड़ों के लिए लड़ी जाती थी। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो अधिकतर लड़ाई जो है किसके लिए लड़ा जाता था? तो गायों और घोड़ों के लिए यहाँ पर लड़ाई अक्सर देखने को मिलता था। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, लिखा गया है युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ गायों को खोज, जिसका अर्थ होता है गायों का खोज। यानी गविष्टि आप लोग से पूछ लेगा गविष्टि का क्या अर्थ है? तो आप लोग कहिएगा गायों की खोज से इसका अर्थ मिलता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है, जो सुदास व 10 जनों के मध्य लड़ा गया परशुनी नदी के तट पर, जिसमें सुदास विजय हुआ। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लाइन को आप लोग जो है हाईलाइट कर लीजिएगा यदि बुक आप लोग रखे हुए हैं तो। अगला पॉइंट देखिएगा, लिखा गया है आर्य जो है पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार या समाज के थे। ऋग्वेद में समाज 4 वर्गों में था और वर्ण व्यवस्था क्रम आधारित थी। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये इस पार्ट में बांटा गया था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। हालांकि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, ये सभी लोग जानते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, महिलाओं का शिक्षा का अधिकार था। तो इस समय जो है महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था इस कार्यकाल में। अगला पॉइंट है विधवा विवाह होता था और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी जो है बुराइयां नहीं थी। आजीवन अविवाहित रहकर विधा अध्ययन करने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। जो महिलाएं शादी नहीं करती थी, कुंवारी पूरा जीवन व्यतीत करती थी, उसको किस नाम से जाना जाता था? तो अमाजू कहा जाता था। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा।
विवाह के समय मिलने वाले उपहार को बहुतू कहा जाता था। तो विवाह के समय मिलने वाले उपहार को क्या कहा जाता था? तो बहुतू कहा जाता था। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो जिस प्रकार से आज जो है तोहफा मिलता है, उस समय उसको बहुतू के नाम से जानते थे। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में घोषा, अपाला, सिकता व लोपामुद्रा राजकुल में, सॉरी, वृद्ध, यहाँ पर लिखा गया है वृद्धवराज की कन्या राजकुल में। आगे पॉइंट इधर लिखा गया है, मैं पढ़कर आप लोग को बतला रहा हूँ। राजकुल में उत्पन्न अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। आदि जो है विदुषी महिलाएं थी, और जो है विश्वफला एक जो है योद्धा महिला थी। तो आप लोगों से पूछेगा विश्वफला कौन थी, तो आप लोग कहिएगा ये एक योद्धा महिला थी, यानी युद्ध लड़ने वाली महिला। अगला पॉइंट है पैसों के लिए पढ़ाने वाला गुरु जो है उपाध्याय कहलाता था। यानी जो पैसे के लिए पढ़ाते थे, जो है पढ़ाने जिसको आप लोग टीचर कहते हैं, कोई भी टीचर जो है पैसे के लिए ही पढ़ाता है, तो उसको किस नाम से उस समय जाना जाता था? आज के समय तो उसको शिक्षक टीचर कहते हैं, उस समय कहलाता था उपाध्याय। अगला पॉइंट है आर्य मूलतः शाकाहारी थे और पेय पदार्थों में जो है सोमरस का पान जो है करते थे। अगला पॉइंट है आर्य 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। कैसा? तो और जो है अर्ध वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र और अधिवास। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अंदर पहनने वाले वस्त्रों को जो है नीवी कहा जाता था। गाय को अधन्य अधन्य यानी न मारने योग्य, तो गाय को अधन्य माना जाता था। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। इनका प्रिय पशु कोई था तो वो था गाय और घोड़ा। तो गाय और घोड़ा प्रिय पशु इन लोगों का था। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। वस्तु विनिमय द्वारा लेन देन करते करते थे और मुद्रा प्रणाली नहीं था। तो यहाँ पर भी जो है यहाँ मुद्रा प्रणाली देखने को नहीं मिला। यहाँ पर भी जो मान लीजिए किसी को कुछ वस्तु का आवश्यकता होती थी, तो आज के समय में तो कोई व्यक्ति जो है पैसा देकर ले आता है उस वस्तु को। बट उस समय क्या होता था कि उस समय होता था कि आप लोग को वस्तु के बदले आप लोग को वस्तु देना पड़ता था, यानी वस्तु वहाँ पर मुद्रा के तौर पर काम करता था। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। व्यापार के लिए बाहर जाने वाला जो है व्यक्ति उसको पौड़ी कहलाता था। तो व्यापार के लिए जो बाहर जाता था उसको पौड़ी के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट है ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनाट यानी सूदखोर कहा जाता था। तो ऋण लेकर ब्याज देने वाले को क्या कहा जाता था? तो वेकनाट सूदखोर के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट है लोहा धातु की खोज आर्यों के द्वारा की गई। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों से पूछा जाता है कि लोहा का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोग कहिएगा आर्यों के द्वारा किया गया था। श्याम अयस कहा जाता था। तो जिसे जो है श्याम अयस कहा जाता था, यानी लोहा को श्याम अयस के नाम से जो है जाना जाता था उस समय। आर्य प्राकृतिक बहुदेववाद, एकाधिदेववाद, एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है ऋग्वैदिक भारत का राजनीतिक ढांचा इन 4 आरोही क्रम में बांटा था। तो यहाँ पर क्रम लिखा गया है और यहाँ पर प्रधान लिखा गया है। तो कुल को कुलपा और ग्राम को ग्रामीणी, यानी यहाँ पर देखिएगा ग्राम यानी एक परिवार के समूह को ग्राम के नाम से जाना जाता था और उसका मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। इस प्रकार यहाँ पर कुल देखिएगा तो इसका हेड जो हो जाएगा कुलपा हो जाएगा, ग्राम के हेड ग्रामीणी हो जाएगा, विष का जो है विषपति हो जाएगा और जन का गोप या राजा हो जाएगा। आप लोग को इस सभी पॉइंट को याद रखना है। अगला पॉइंट है ऋग्वैदिक कालीन देवता। तो ऋग्वैदिक कालीन देवता के नाम आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा देवता का नाम इधर लिखा गया है और संबंध जो है इधर बतलाया गया है। तो जो मरुत देवता है ये तूफान का देवता इनको कहा जाता था। तो मरुत को तूफान का देवता कहा जाता था। तो आप लोग सभी ध्यान से पढ़िए। थोड़ा सा मैं जो है गला फ्रेश कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सभी लोग पढ़िए इसको। तो मरुत किसको कहा जाता था? तो तूफान के देवता को मरुत कहा जाता था।
पूषण या रुद्र जो है पशुओं का देवता होते थे। और सोम कौन होते थे, तो ये वनस्पति के देवता होते थे। इंद्र जो है युद्ध एवं वर्षा का देवता। और उषा जो हो जाएगा प्रगति, भोरम उत्थान देवी का देवता है, इसको कहा जाता है। अग्नि जो है देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। घौ देखिएगा तो आकाश का देवता कहा ये थे। और आश्विन जो था ये पतियों को हराने वाले देवता थे। और वरुण जो थे ये जल के देवता इनको कहा जाता था। और विष्णु भगवान को ये विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता के नाम से इनको जाना जाता था। ये सारा पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल अब हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो यहाँ से जो है ऊपर में जितना हम लोगों ने पॉइंट देखा ये कौन सा वैदिक काल था, तो आप लोग कहिएगा ऋग वैदिक काल था। तो 2 नंबर पर अब कौन आ जाएगा, तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल आ जाएगा। तो चलिए हम लोग उत्तर वैदिक काल को भी निपटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल का समय आप लोगों से पूछेगा तो 1000 से 600 ईसा पूर्व आप लोग को क्या करना है, बतलाना है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, जिस काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आर्णयकों एवं उपनिषदों की रचना हुई उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। इस काल में सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र यानी दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग में आ गया था। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था। उत्तर वैदिक काल में सिंधु, उसकी सहायक नदियां सरस्वती व अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। राजा का पद महत्वपूर्ण और गरिमामयी एवं वंशानुगत हो गया। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। ऋग वैदिक काल में देखे थे तो वंशानुगत पद नहीं था, यहाँ पर जो है वंशानुगत पद हो गया था। इस काल में राजा विशेष अवसरों पर यज्ञों का आयोजन करवाता था। राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञ एक साम्राज्यवादी यज्ञ होता था। उत्तर वैदिक काल में सम्राट यानी राजा हल चलाता था एवं रानियों के घर पर जाता था। हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। ये दोनों पॉइंट आप लोग को हर हाल में याद रखना है। चलिए आगे पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, यहाँ यहाँ निष्क एवं गाय द्वारा व्यापार होता था। यह वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होती थी और कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होता था। ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि के स्थान पर प्रजापति जो देवकुल में सृष्टि के निर्माण थे उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्षुद्रों के देवता को पूषण कहा गया। तो क्षुद्रों के देवता को किसको कहा गया, तो पूषण को कहा गया। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी एवं याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। उत्तर वैदिक काल में 1000 बीसी के आसपास यानी 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई थी तथा कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटें का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में बहुत से जो है प्रवर्तक हुए और निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ। संभवतः इसी काल में 2 महाकाव्य की रचना प्रारंभ हुई। जो पहला जो काव्य था ये महाभारत था और दूसरा जो है रामायण था। तो महाभारत और रामायण का जो है यहाँ पर प्रारंभ हुई। और महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। तो महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। चलिए यहाँ से आगे के पॉइंट को हम लोग देखते हैं। प्रमुख दर्शन एवं रचयिता। तो प्रमुख दर्शन एवं रचयिता हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दर्शन का नाम नीचे में लिखा गया है और यहाँ पर प्रवर्तक का नाम लिखा गया है। तो योग के जो है प्रवर्तक कौन हो जाएगा, पतंजलि। और पूर्व सीमांसा के हो जाएगा जैमिनी। उत्तर सीमांचा का हो जाएगा बदरायण। और सांख्य के कपिल मुनि। और चार्वाक के कौन हो जाएगा, चार्वाक। और न्याय के क्या हो जाएगा, गौतम हो जाएगा।
ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है 5 नंबर पर महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय कैसे हुआ आज के सेशन में ही हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है तो इसको हम लोग को समझ लेना चाहिए। जो बड़ा चैप्टर होगा हम लोग कल के सेशन में समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को भी हम लोग निपटा देते हैं आज के ही सेशन में। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का अधिकाधिक इस्तेमाल होने लगा। इसके अतिरिक्त उपज से तथा अन्य आर्थिक परिवर्तनों के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय भावनाओं के जागृति होने से नगरों का निर्माण होने लगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है बुद्ध के समय 16 महाजनपदों का जन्म हो चुका था। इसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर 16 महाजनपद का राजधानी और क्षेत्र हम लोग याद कर लेते हैं। तो पहला जो महाजनपद है ये अंग है। अंग का राजधानी चंपा और इसका क्षेत्र देखिएगा तो भागलपुर और मुंगेर में इसका विस्तार था। मगध का राजधानी गिरिव्रज या राजगीर आप लोग याद रखिएगा और पटना गया ये इलाका हो जाएगा। काशी का राजधानी वाराणसी उत्तर प्रदेश। कौशल का क्या हो जाएगा तो साकेत एवं श्रावस्ती ये भी पूर्वी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। वत्स का राजधानी कौशाम्बी ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अवंती का क्या हो जाएगा तो उज्जैनी या महिष्मती हो जाएगा और ये मालवा का क्षेत्र और मध्य प्रदेश। वजी का राजधानी याद रखिएगा वैशाली और ये कहाँ इसका क्षेत्र आ जाता है तो मुजफ्फरपुर वाला इलाका आ जाता है। ये जो वजी था ये कैसा था तो ये गणतंत्रात्मक था। ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। मल का राजधानी देखिएगा तो कुशीनारा या पावा था और ये कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता था तो देवरिया एवं गोरखपुर ये इसका विस्तार था। चेदी देखिएगा तो इसका राजधानी जो हो जाएगा शक्तिमती हो जाएगा और ये बुंदेलखंड वाला इलाका में पड़ता है। और कुरु देखिएगा तो ये इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। इसका राजधानी मेरठ तथा हरियाणा वाला इलाका में इसका विस्तार था। पंचाल देखिएगा तो इसका जो है महिक्षत्र हो जाएगा या कंपैल्या हो जाएगा और इसका विस्तार जो था पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये सभी जो है महाजनपद का राजधानी और इसका क्षेत्र जो है आप लोग लगभग याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। चलिए 12 नंबर पर देखिएगा सूरसेन इसका राजधानी मथुरा था और मथुरा इसका क्षेत्र भी था। गंधार का देखिएगा तो तक्षशिला और ये पेशावर तथा कश्मीर इसका इलाका था। कम्बोज का राजधानी राजपुर या हाटक के नाम से जाना जाता था। ये उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत वाला क्षेत्र में इसका विस्तार था। अस्मक का देखिएगा तो पोतन या पोटली इसका जो है राजधानी हो जाएगा और ये गोदावरी वाला क्षेत्र में इसका विस्तार था। और अंत में देखिएगा मत्स्य और इसका राजधानी हो जाएगा विराटनगर और इसका जो क्षेत्र था विस्तार का ये कोटपुतली या बहरोड इलाका वाला था। तो ये सारा जो है यानी 16 महाजनपद का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा और इसका राजधानी तो हर हाल में याद रखना ही रखना है आप लोगों को। तो चलिए 3-4 पॉइंट और बचा हुआ है इस चैप्टर से। उसके बाद हम लोग आगे के चैप्टर यानी जैन धर्म को देखेंगे। अदरवाइज ये लंबा देख लेते हैं। लंबा होगा तो हम लोग क्या करेंगे कल के सेशन में इसको निपटाएंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म संग ही हम लोग पढ़ेंगे कल के सेशन में। तो अभी आप लोग याद रखिएगा चंपा का प्राचीन नाम जो था मालिनी था। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे जिसमें 8 वज्र संघ के तथा 2 मल के अंतर्गत थे। 16 महाजनपदों के मगध सबसे शक्तिशाली था। तो 16 महाजनपदों में जो है सबसे शक्तिशाली कोई महाजनपद था तो वो मगध था। ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि जितना मैं पॉइंट बतलाया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को जो है क्लियर तरीके से समझ में आ चुका है। तो आज जो है थोड़ा सा जो है कम जो है सेशन बना हुआ है यानी कम समय का सेशन बना हुआ है। तो कोई नहीं आगे के सेशन जो है हम लोग ज़्यादा देख लेंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट करेंगे तो ये जैन धर्म जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है पढ़ना है तो अभी जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमने सोचा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक साथ दोनों कंप्लीट करेंगे कल के ही सेशन में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का सेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। और हाँ आप लोग चाहते हैं कि खान सर का जो पॉकेट जी के बुक है इसको लाइन
बाय लाइन इसी प्रकार से पूरा बुक को रिवीजन करना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोग को जो है दिलासा पूरा दिलाता हूँ कि इस बुक को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। 1.5 से 2 महीने के अंतर्गत इस बुक को पूरा कंप्लीट करा कर आप लोग के सामने रख दूंगा। तो आप लोग जो है इस बुक को पूरा रिवीजन करना चाहते हैं तो अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट को आप लोग सेव कर लीजिएगा अपने मोबाइल में। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।